Hello guys, welcome back to my channel Easy Learning with Himal. So this video is for CBSE class 9 students या जो भी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, किसी भी स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं जो वर्क एंड एनर्जी चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए है। तो मैंने पार्ट 1 ऑलरेडी वर्क एंड एनर्जी का बना दिया था, जिसमें मैंने इंट्रोड्यूस किया था चैप्टर को और हमने डिस्कस किया था कि वर्क डन क्या होता है, what is the formula of work done and what is scientific concept of work. So in this lecture 2 हम कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं वर्क डन से रिलेटेड और हम अपना चैप्टर आगे कंटिन्यू करेंगे और टाइप्स ऑफ वर्क डन के बारे में पढ़ेंगे। और गाइज मैं आपको बता दूं कि जिन्होंने अनअकैडमी असेंड में पार्टिसिपेट नहीं किया था या जो ऑलरेडी कर भी चुके हैं 1 नवंबर को, सो देयर इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर ऑल। अनअकैडमी असेंड का एग्ज़ाम जो है अब वो हर संडे होगा, सो यू कैन पार्टिसिपेट इन दैट एग्ज़ाम एवरी संडे टिल योर जनवरी, क्लियर। और आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान, जो बहुत ही अच्छा सब्सक्रिप्शन प्लान है, तो आप लोगों को उसके बारे में पता होना चाहिए। Unacademy brings you to the iconic subscription plan that is for CBSE students from class 6 to class 12. So these are the features of this amazing subscription plan. Like you're getting all benefits of Plus. जो Plus subscription में benefits हैं वो सारे के सारे benefits आपको यहाँ पे मिलेंगे, but there are some additional benefits also. Like you will be getting a personal mentor. There will be a one-on-one guidance from top-notch educators on your all concerns. Then there will be a parent connect, which is very very important. There will be regular open hours available for parents to discuss their concern with your personal mentor. उसी के साथ साथ आपकी लाइव डाउट सॉल्विंग क्लासेस भी होंगी। यू कैन अटेंड एक्सक्लूसिव डाउट सॉल्विंग क्लासेस एंड यू कैन ईजिली डिस्कस योर academic doubts. Then very very important, for a structured study plan there is a study planner, that is your study tracker plans which will show your monthly reviews and which will highlight your progress, because monitoring the progress is very important in the studies which you do. Then weekly report is kind of a detailed report of classes attended. Also it will show the performances in tests and quizzes. So guys, you should go for this plan as it is going to be very beneficial for you. So let me show you the price points. So these are the price points for class 6, 7th and 8th, and you can use my referral code EasyHimal and you can get discount के लिए आप मेरा referral code use कर सकते हैं। And these are the price points for classes 9, 10, 11 and 12. Thank you and let's crack it. तो गाइज हमने लेक्चर 1 में डिस्कस किया था वर्क डन के बारे में। हमने चैप्टर शुरू किया और हमने डिस्कस किया कि जो वर्क की डेफिनेशन है विच वी आर यूजिंग इन आवर डे टू डे लाइफ, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द डेफिनेशन विच वी यूज इन योर फिजिक्स। तो साइंटिफिक वर्क जो है दैट इज़ डिफरेंट। तो साइंटिफिक वर्क के लिए हमने डिस्कस किया था देयर आर 2 मेन रिक्वायरमेंट्स। 1, देयर शुड बी अ फोर्स, एक फोर्स होनी चाहिए, and due to that force object should get displaced. So therefore 2 requirements for work done which we have studied was force and displacement. फिर हमने पढ़ा था वर्क डन का फॉर्मूला, दैट इज वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। वी ऑल्सो स्टडीड दैट वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी और उसकी यूनिट होते हैं जूल्स। आज हम अपना लेक्चर आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले वर्क डन पे 2 न्यूमेरिकल्स करते हैं जो आपके एनसीईआरटी के ही न्यूमेरिकल्स हैं। तो सबसे पहले मेरे पास है आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 11.1। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मेरे साथ रीड कीजिए और जिसको पहले से ये सॉल्व करना है तो वो वीडियो पॉज करके न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकता है और फिर बाद में दे कैन वेरीफाई योर आंसर। और आप चाहो तो मेरे साथ साथ भी सॉल्व कर सकते हो। सो द क्वेश्चन इज अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो मेरा रूल है जब भी फिजिक्स का न्यूमेरिकल कर रहे हो, ज़रूरी नहीं है पूरा न्यूमेरिकल एक साथ पढ़ दो उसके बाद अपना पेन उठाओ। नो, व्हाट यू कैन डू while you're reading the numerical, whatever quantities is coming through, you can write those quantities on your notebook and give heading as given. So I have written over here given. Clear? So in the first sentence I have studied a force of 5 Newton is acting on an object. तो force हमें यहाँ से पता चल गई है, force हमारी कितनी है, force है आपकी 5 Newton. The object is displaced through 2 meter. ठीक है, यहां से हमें पता चल गया डिस्प्लेसमेंट कितनी है 2 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। व्हाट इज द वर्क डन, हमें कैलकुलेट करना है वर्क डन। क्लियर?
सो वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे W के आगे ऐसे क्वेश्चन मार्क डाल देंगे कि ये चीज़ हमें कैलकुलेट करनी है। तो कभी भी फिजिक्स का न्यूमेरिकल करो तो यही वाला स्टेप फॉलो करो, सबसे पहले गिवन लिख दो और जो क्वांटिटी आपको निकालनी है उसके सामने यू कैन सिंपली राइट अ क्वेश्चन मार्क। क्लियर? नाउ वी हैव स्टडीड द फॉर्मूला वर्क डन, सो वी कैन राइट दैट फॉर्मूला। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स multiply by displacement. Force is 5 and displacement is 2, that is 10 Newton. क्लियर? ये बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं था, इसमें सारी क्वांटिटीज हमें सीधी तरीके से दी गई थी। अब इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ठीक है, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इससे थोड़ा मॉडरेट लेवल का है। दिस वाज वेरी इजी। सेकंड न्यूमेरिकल इज मॉडरेट विच इज योर एग्जांपल 11.2 ऑफ एनसीईआरटी। तो चलिए अब वो वाला न्यूमेरिकल करते हैं। सो एग्जाम्पल 11.2 है, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है, पढ़िए। अ पोर्टर लिफ्ट्स अ लगेज ऑफ 15 kg। तो मैंने क्या किया, मैंने इतना ही अभी न्यूमेरिकल पढ़ा है और मैं साथ साथ गिवन लिख रहा हूँ, क्योंकि पूरा न्यूमेरिकल पढ़ दोगे आपको दोबारा से क्वांटिटीज़ के लिए पढ़ना पड़ेगा। पेपर में इतना टाइम नहीं वेस्ट करना है, सिस्टमैटिक वे से हम करेंगे। तो मैंने लिख दिया मास इज इक्वल टू 15 kg। अब मैं इसके आगे कंटिन्यू करूंगा। फ्रॉम द ग्राउंड एंड पुट्स इट ऑन हिज हेड 1.5 मीटर अबव द ग्राउंड। तो यहाँ से हमें डिस्प्लेसमेंट मिल गई 1.5 मीटर अबव द ग्राउंड। तो सेंटेंस का क्या मतलब है कि एक पोर्टर है, ठीक है, दिस इज अ पोर्टर, सपोज अ पर्सन, और कुछ लगेज ग्राउंड पे पड़ा है। उन्होंने क्या किया है, लगेज उठा के ग्राउंड से अपने हेड पर रखा। ठीक है, लगेज लिया, कुछ सामान है, ठीक है, वो उठाकर उन्होंने अपने हेड पर रखा। तो ये जो आपकी डिस्प्लेसमेंट हुई ये कितनी है आपकी 1.5 मीटर। ठीक है, समझ आ गया। और ये जो लगेज है इसका मास कितना है, दिस इज योर 15 kg। ये जो लगेज है ये कितना है, 15 kg। तो 15 kg का लगेज ग्राउंड पे था, ग्राउंड से उठा के उन्होंने लगेज रखा अपने हेड पर, और डिस्प्लेसमेंट आपकी कितनी हुई है 1.5 मीटर। कैलकुलेट द वर्क डन ऑन हिम बाय द लगेज। अब लगेज ने कितना वर्क डन किया, मतलब लगेज ने कितनी फोर्स लगाई है ऑन दिस पर्सन, और डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है, उन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वर्क डन आ जाएगा। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इज ऑलरेडी गिवन। डिस्प्लेसमेंट आपको कितनी दी हुई है 1.5 मीटर। पॉइंट है यहाँ पे फोर्स गिवन नहीं है, तो आपको फोर्स निकालनी पड़ेगी। ठीक है, बट क्वेश्चन में क्या पूछा है कि वर्क डन कैलकुलेट करो, तो वर्क डन के आगे मैंने ऐसे क्वेश्चन मार्क डाल दिया। क्लियर? अब मैंने आपको नेक्स्ट स्टेप बोला है कि फॉर्मूला लिखो, तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज ऑलरेडी गिवन, नाउ मेन एजेंडा इज टू कैलकुलेट द फोर्स। तो फोर्स के लिए हमें दो चीजें चाहिए होती है, मास और एक्सेलरेशन। यू हैव स्टडीड इन न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन वाले चैप्टर में पढ़ा था। फोर्स के लिए वी रिक्वायर मास एज वेल एज एक्सेलरेशन। मास आपको 15 kg दिया हुआ है, बट एक्सेलरेशन तो नहीं है। अगर एक चीज आप मुझे बताइए, अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट ग्राउंड से उठाकर अपने हेड पे रख रहे हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट को हम ग्राउंड से उठा के अपने हेड पे रख रहे हैं, सो हम अपवर्ड फोर्स लगा रहे हैं। दैट मीन्स द वर्क इज डन ओवर हियर अगेंस्ट ग्रेविटी। Why I have said against gravity? Because gravitational force, the force of gravity is pulling the mass downwards, whereas we are lifting the mass upwards. तो work done हुआ है against gravity। तो इस केस में जो acceleration आपकी प्रोड्यूस होगी वो कितनी होगी 9.8। Why 9.8? क्योंकि हमें अगर आपका बॉक्स लिफ्ट करना है तो हमें वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट ग्रेविटी। तो हमें कितनी एक्सेलरेशन बॉक्स की होगी, वो होगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि आपने ग्रेविटेशन चैप्टर में वेट पढ़ा था। वेट क्या है, वो फोर्स जिससे अर्थ ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो हमें उतनी ही इक्वल फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे लगानी पड़ेगी, तभी हम उस ऑब्जेक्ट को अपवर्ड लिफ्ट करेंगे। इसका मतलब है हमें वेट के इक्वल फोर्स लगानी पड़ेगी। और वेट क्या होता है आपका mg। वेट क्या होता है आपका mg। तो फोर्स यहाँ पे क्या है, ये फोर्स ऑब्जेक्ट के वेट के इक्वल होगा। ये जो फोर्स है इस ऑब्जेक्ट के वेट के इक्वल होगा, बिकॉज वी हैव टू डू वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी।
ग्रेविटी क्या कर रही है, ऑब्जेक्ट को डाउनवर्ड्स पुल कर रही है, वेयर एज हमें ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाना है, तो हमें एटलीस्ट कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी, जितना उसका वेट है। तो चलिए फोर्स की जगह मैंने लिख दिया mg इंटू आपका आ गया s, ठीक है। तो मास आपका कितना है 15, ठीक है। ईजियर कैलकुलेशंस के लिए अभी हम g को 10 मान लेते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप 9.8 ही लेंगे, बट हम 10 मान लेते हैं g को, इंटू s कितना है आपका 1.5। अब हम g की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव लेंगे। हमने g की वैल्यू नेगेटिव इसलिए ली है क्योंकि हमने बोला है जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड्स मूव करवाते हैं तो g की वैल्यू कितनी होती है, नेगेटिव होती है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूव्ड अपवर्ड्स g की वैल्यू नेगेटिव होती है, जब ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड जाता है तो g की वैल्यू पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा -225 जूल्स। बट सिंस वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है तो वहाँ पे डायरेक्शन इज नॉट इम्पॉर्टेंट, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये माइनस का साइन अगर आप नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। ओवर हेयर द माइनस साइन इंडिकेट्स द वर्क इज डन अगेंस्ट ग्रेविटी। यहाँ पे माइनस साइन बस यही इंडिकेट कर रहा है कि वर्क डन हमने अगेंस्ट ग्रेविटी किया है। सो योर वर्क डन इज 225 joules, minus is written to indicate work is done against gravity. So this was your example 11.2. अब हम आज का जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं दैट इज योर टाइप्स ऑफ वर्क डन। तो आज हम करेंगे टाइप्स ऑफ वर्क डन। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वर्क डन। फर्स्ट इज योर पॉजिटिव वर्क डन, सेकेंड इज योर नेगेटिव वर्क डन एंड थर्ड इज योर जीरो वर्क डन। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं पॉजिटिव वर्क डन से। पॉजिटिव वर्क डन वही वर्क डन है जितना जो अभी तक हमने पढ़ा, ठीक है। जो हमने डेफिनेशन वर्क डन की पढ़ी वो एक्चुअली पॉजिटिव वर्क डन की डेफिनेशन है, जो वर्क डन हमने अभी तक कवर किया है। तो पॉजिटिव वर्क डन का क्या मतलब होता है कि जो डायरेक्शन फोर्स की है वही डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की होगी। मीन्स वी अप्लाई अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। मीन्स अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन सेम होगी सो दैट वर्क डन इज कॉल्ड योर पॉजिटिव वर्क डन। बहुत सिंपल एग्जांपल लेता हूं मैं, ठीक है। ये आपकी एक ट्रॉली है, ये आपकी एक ट्रॉली है और आप क्या करते हो, इस ट्रॉली को पुल करते हो। सो यू आर अप्लाइंग अ फोर्स ऑन दिस ट्रॉली एंड यू आर पुलिंग द ट्रॉली। तो क्या होगा, जो ट्रॉली है वो इस तरफ मूव करने लगेगी, तो इसी डायरेक्शन में इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी कि वी आर पुलिंग द ट्रॉली, हम ट्रॉली को पुल कर रहे हैं और ट्रॉली भी उसी डायरेक्शन में मूव हो रही है। सो ओवर हेयर द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर हैविंग सेम डायरेक्शन। तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम होती है तो वर्क डन हमारा पॉजिटिव होता है। मैं एक और एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ, ठीक है। नाउ सपोज अ बॉल इज थ्रोन डाउनवर्ड्स। एक बॉल को हमने नीचे फेंका है और वो फ्री फॉल में है। ये हमारी बॉल है और ये नीचे जा रही है डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन दिस बॉल इज ऑल्सो पॉजिटिव। आई अगेन रिपीट माई स्टेटमेंट, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन दिस बॉल इज ऑल्सो पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करती है, ऑब्जेक्ट्स को डाउनवर्ड पुल करती है। तो जो फोर्स की डायरेक्शन है वो क्या है, डाउनवर्ड्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड्स है एंड सिंस द ऑब्जेक्ट इज इन फ्री फॉल तो ऑब्जेक्ट भी डाउनवर्ड्स जा रहा है। तो जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है बॉल की या ऑब्जेक्ट की वो भी डाउनवर्ड्स हो रही है। तो ये आपकी जो डिस्प्लेसमेंट है गाइज वो भी डाउनवर्ड है। सो व्हेन अ बॉडी इज इन फ्री फॉल, व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन डाउनवर्ड्स, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑल्सो positive. So when force and displacement have same direction, work done is said to be positive. चलिए अब एक और टाइप ऑफ वर्क डन लेते हैं which is your negative work done. ठीक है, पॉजिटिव वर्क डन से बिल्कुल ऑपोजिट होता है आपका नेगेटिव वर्क डन। नेगेटिव वर्क डन का मतलब है सपोज फोर्स आपकी इस डायरेक्शन में है तो डिस्प्लेसमेंट उसके एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। डिस्प्लेसमेंट आपकी इस डायरेक्शन में होगी। मीन्स व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर एट ऑपोजिट डायरेक्शन, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है सो जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्लियर? एग्जाम्पल लेते हैं,
पहले बॉल को हमने नीचे फेंका था, अब लेट्स थ्रो द बॉल अपवर्ड्स। अब हमने क्या किया, बॉल को एक वेलोसिटी दी और आपकी जो बॉल है वो अपवर्ड्स मूव कर रही है, ठीक है। सो इन दिस केस द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज नेगेटिव। व्हाई? वेरी सिंपल, द ग्रेविटेशनल फोर्स विल ट्राई टू पुल द बॉल डाउनवर्ड्स, बट आपने कुछ वेलोसिटी दी है तो कुछ टाइम के लिए बॉल अपवर्ड्स जाएगी, जब तक वो मैक्सिमम हाइट पे नहीं पहुंचती बॉल अपवर्ड जाती रहेगी। तो उस टाइम, उस मोशन के टाइम पे जो बॉल की डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो अपवर्ड्स हो रही है, बॉल इज मूविंग अपवर्ड्स, वेयर एज ग्रेविटेशनल फोर्स इज पुलिंग द बॉल डाउनवर्ड्स। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बॉल को डाउनवर्ड्स पुल कर रही है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की जो डायरेक्शंस हैं वो टोटली ऑपोजिट हैं। सो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अ बॉल विच इज थ्रोन अपवर्ड्स इज ऑल्सो नेगेटिव। तो ये आपका नेगेटिव वर्क डन का एक एग्जाम्पल आ गया। एक और एग्जाम्पल करते हैं, बहुत सिंपल है, दैट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। अगर अब मैं इस ट्रॉली की बात करूं जो हमने लास्ट एग्जाम्पल में लिया था, हमने ट्रॉली को इस तरफ पुल किया था और ट्रॉली भी इसी तरफ मूव कर रही थी। तो जो हमने वर्क डन कर रहे हैं, वर्क डन बाय अस ऑन द ट्रॉली वाज पॉजिटिव बिकॉज वी आर पुलिंग द ट्रॉली इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन एंड द ट्रॉली वाज आल्सो मूविंग इन दैट डायरेक्शन। बट यहाँ पे एक ऐसी फोर्स है जिसकी वजह से वर्क डन नेगेटिव हो रहा है, दैट मीन्स वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ट्रॉली इज नेगेटिव। अगर ट्रॉली इस तरफ मूव कर रही है तो आपको पता है जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती है। तो अगर ट्रॉली इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो फ्रिक्शन इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है। सो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स ऑन दिस ट्रॉली इज नेगेटिव, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये है और फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन ये है। सो बहुत सिंपल, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में तो पॉजिटिव वर्क डन, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में तो नेगेटिव वर्क डन। लास्ट टाइप ऑफ वर्क डन हम करते हैं, दैट इज योर जीरो वर्क डन। जीरो वर्क डन मतलब काम हुआ ही नहीं, वर्क डन हुआ ही नहीं, वर्क डन इज इक्वल टू जीरो। तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एक तो बहुत ही सिंपल चीज़ है, आपने कोई फोर्स ही नहीं लगाई है, ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू जीरो, तो उस केस में वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। ये तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, अगर आप इस तरह से देखें तो वर्क डन जीरो होगा। सेकेंड, फोर्स आपने लगाई है पर डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रही है। फॉर एग्जाम्पल यू आर पुलिंग अ वॉल, आप अपने घर की दीवार को पुल कर रहे हो, तो क्या आपने अपने घर की दीवार को पुल किया तो क्या दीवार डिस्प्लेस होगी, नहीं होगी। आप फोर्स लगाए जा रहे हो पर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही है। तो उस केस में भी क्या होता है, जब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो तब भी वर्क डन क्या हो जाता है, ज़ीरो। तो एक तो ज़ीरो वर्क डन को डिफाइन करने का बहुत ही सिंपल वे है कि मैं बोल दूं अगर फोर्स जीरो है तो भी वर्क डन जीरो हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो भी वर्क डन जीरो हो जाएगा। बट देयर इज ऑल्सो अनदर केस, एक केस और आता है जब फोर्स भी लग रही हो, डिस्प्लेसमेंट भी हो रही हो, तब भी वर्क डन जीरो हो। इसके बारे में आप ध्यान देंगे बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो यहाँ पे आती है डायरेक्शन की बात। So when force and displacement are perpendicular to each other, I again repeat, when force and displacement are perpendicular to each other, मतलब force की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो तो आपका जो वर्क डन होता है वो ज़ीरो होता है। मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाई, ठीक है, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपकी डिस्प्लेसमेंट हो रही हो। मैं बहुत ही सिंपल एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ, ठीक है। सपोज दिस इज अ कूली, ठीक है, जो रेलवे स्टेशन पे आपका कूली होता है, ये कूली है एंड ही हैज़ हैवी बैग ऑन हिज हेड, उसके हेड पे एक हैवी बैग है एंड व्हाट इज हैपनिंग, दिस कूली इज मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है, कूली भारी सा बैग उठा के फॉरवर्ड मूव कर रहा है। सो वर्क डन बाय दिस बैग ऑन कूली इज ज़ीरो। व्हाई? क्योंकि अगर हम देखें ये जो बैग है ये कूली पे डाउनवर्ड फोर्स लगा रहा है, जो बैग है वो कूली पे डाउनवर्ड फोर्स लगा रहा है और कूली फॉरवर्ड मूव कर रहा है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन एक दूसरे से क्या है, परपेंडिकुलर। तो उस केस में भी जो वर्क डन होता है वो आपका क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। सो अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो, उस केस में भी जो आपका वर्क डन हो जाता है वो क्या हो जाता है, आपका ज़ीरो वर्क डन हो जाता है, कोई भी वर्क डन कंसिडर नहीं किया जाता है। ऐसा क्यों होता है ये आप 11th क्लास में पढ़ोगे। जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं उनको मैं 1 मिनट का टाइम लेके समझा दूंगा
एक्चुअली अभी आपने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी है, पर जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तो वर्क डन का जो प्रॉपर फॉर्मूला होता है वो है एफ एस कॉस थीटा। आई नो यू आर अ क्लास 9 स्टूडेंट, सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर फ्रॉम CBSE बोर्ड, तो उन्होंने अभी कॉस थीटा नहीं पढ़ा होगा। अगर पढ़ा है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज मैं आपको समझा दूँ। कॉस थीटा ये आपका प्रॉपर फॉर्मूला होता है, ठीक है, बट 9th के हिसाब से आपको F इंटू एस ही पढ़ना है। तो जब आपका वर्क डन और आपका फोर्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है तो थीटा 90 हो जाता है और कॉस 90 की वैल्यू आपकी 0 होती है। कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो इसलिए वर्क डन आपका 0 हो जाता है। ये जस्ट मैंने आपको हल्का सा एक ब्रीफ दे दिया कि 11th क्लास में आपको इसका प्रॉपर मैथमेटिकल प्रूफ मिल जाएगा कि वाई वर्क डन इज 0 व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो एक बार मैं फिर से पूरा रिवाइज करवा दूँ। Types of work done, 3 types of work done: positive, negative and zero. When force and displacement are in same direction, work done is positive. When force and displacement are in opposite direction, work done is negative. When either force is 0 or either displacement is 0, work done is 0. One more case very important when work done is 0 is that when force and displacement are perpendicular to each other. So that was all about today's lecture. सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई विल क्लियर योर डाउट्स एंड यू कैन ऑल्सो सेंड मी योर डाउट टू माई इंस्टाग्राम पेज, फेसबुक पेज एज वेल एज माई email ID, जिसके लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं गाइज, ठीक है। और आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मैं वहाँ पे काफ़ी अच्छे पोस्ट डालता हूँ इंग्लिश, ग्रामर और फिजिक्स से रिलेटेड। एंड गाइज इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाय अनअकैडमी प्लस एन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आपको लेनी चाहिए, बिकॉज आजकल की ऑनलाइन स्टडी में ये सब्सक्रिप्शन प्लान आपके बहुत यूज़फुल होने वाला है। सो यू कैन यूज़ माई कोड ईजी हिमाल। अगर आप मेरा कोड ईजी हिमाल यूज़ करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा आपके सब्सक्रिप्शन प्लान में। सो गाइज यू कैन यूज़ दैट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। एंड अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन प्रेस कर दो, जिससे कि आपको मेरे चैनल पे पोस्ट होने वाली हर वीडियो की रेगुलर नोटिफिकेशंस मिल जाएं। थैंक यू एवरीवन।